नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने की जरूरत। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधि आयोग को दिया सुझाव। नाबालिगों के बीच प्रेम का मामला पहुंचा कोर्ट। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दस्तावेज हुआ जारी। कार्बन एमिशन को कम करना है मकसद। 2050 तक खरबों डॉलर खर्च होने की संभावना। अमेरिका ने भारत को किया मुद्रा निगरानी सूची से बाहर। भारत 2 वर्षों से इस सूची में था शामिल। चीन सूची में अभी भी है बरकरार। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कायम है पुरुषों का वर्चस्व। भारत के श्रम बाजार में केवल 22% महिलाओं की भागीदारी, मीडिया रिपोर्ट का दावा। और ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 हुई जारी। वैक्सीन के असमान वितरण का हुआ खुलासा। WHO करता है इस रिपोर्ट का प्रकाशन। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को उम्र के मानदंडों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट के मुताबिक पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने ये बात पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए कही। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल साल 2017 में आरोपी लड़के ने 17 साल की एक लड़की के साथ भागकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद लड़की के माता पिता ने पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी लड़के को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। गौरतलब है कि दोनों ने आपसी सहमति से शादी भी की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अब 16 साल की नाबालिग लड़कियों में भी प्रेम प्रसंग के मामले देखे जा रहे हैं। इस बीच लड़के के साथ यौन संबंध बनाने से जुड़े कई मामले भी सामने आते हैं। इसलिए जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए 16 से 18 साल की लड़की की सहमति के पहलू पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। इस मामले में भारत के विधि आयोग को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आयु पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के तहत विजयलक्ष्मी बनाम राज्य मामला आया था। इसमें न्यायालय ने कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र सीमा को 18 की बजाय 16 के रूप में परिभाषित करने पर विचार करना चाहिए। 16 साल की उम्र के बाद सहमति से बने यौन संबंध या शारीरिक संपर्क को इस एक्ट से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने सुझाव दिया कि सहमति से बने रिश्तों में उम्र का अंतर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। इस तरह यह 16 साल की लड़की को बच्ची मानता है। इसलिए यौन संबंध के मामले में उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है। इस तरह के किसी भी यौन संबंध को इस एक्ट के तहत बलात्कार माना जाता है। इसके लिए एक्ट में कड़ी सजा का प्रावधान है। हाल ही में मार्स यानी मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग COP27 सम्मेलन में की गई है। इस सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया। मार्स सरकारों को मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और उससे निपटने में मदद करेगा। इस तरह इसे मीथेन गैस से निपटने के वैश्विक प्रयासों के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक इससे जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि मार्स एक डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है। इसे यूनेप की IMEO यानी अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए नीति प्रासंगिक डेटा को सही जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। इस तरह यह वैश्विक मीथेन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की एक नई पहल है। गौरतलब है कि उपग्रह आधारित यह पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन डिटेक्शन के मामले में पारदर्शिता को बढ़ाएगी। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण उत्सर्जन की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही यह सभी हितधारकों को सूचित करने, न्यूनीकरण प्रगति का समर्थन और ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक उपग्रह डेटा का उपयोग करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। इसके साथ ही यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से
25 गुना ज्यादा वैश्विक ताप बढ़ाने की क्षमता है। इसके उत्सर्जन को सीमित करना ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असल में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत के रूप में मानवीय गतिविधियां भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में होने वाले मीथेन रिसाव मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। बीते दिनों भारत ने कोप 27 वार्ता के दौरान लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नामक एक दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर आधारित है। यह दस्तावेज कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए ऊर्जा के परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने सहित कई अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा इथेनॉल के अनुपात में 20% की वृद्धि और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने पर चर्चा की गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। इसके अलावा यात्री और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों की आपूर्ति एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। वर्तमान में भारत का तेजी से औद्योगिक विकास जारी है। ऐसे में कम कार्बन उत्सर्जन स्रोतों का प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा तक पहुंच और रोजगार पर होना लाजमी है। ऐसे में हमें अन्य विकल्पों की खोज कर ऊर्जा दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा दस्तावेज में साल 2030 तक वृक्षों के आवरण द्वारा लगभग 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषण का प्रावधान भी शामिल है। साल 2016 तक भारत में वन और वृक्षों द्वारा 15% कार्बन को अवशोषित करने वाला कार्बन सिंक मौजूद था। निम्न कार्बन उत्सर्जन उपायों को अपनाने में नई प्रौद्योगिकी, नई अवसंरचना सहित कई घटकों की लागतें शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक साल 2050 तक इस पर खरबों डॉलर के खर्च होने की उम्मीद है। ऐसे में विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें सिफारिश की गई है कि इस फंड को सार्वजनिक अनुदान और रियायती कर्ज आदि के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रस्तावित लक्ष्यों को साधने में मदद मिल सके। हाल ही में हुए कोप 27 सम्मेलन में बेसिक देशों ने कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। इनके मुताबिक इससे बाजार में विकृति पैदा होगी। ये देशों के बीच भरोसे की कमी को बढ़ाएगा, इसलिए इससे बचे जाने की जरूरत है। कार्बन सीमा कर के मामले में इन देशों ने विकसित देशों की आलोचना भी की है। इनका कहना है कि विकासशील देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन विकसित देश जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं। विकसित देशों द्वारा जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस तरह के दोहरे मानक जलवायु इक्विटी और न्याय से असंगत हैं। आपको बता दें कि कार्बन सीमा कर यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया एक कर है। यह दुनिया का पहला ऐसा कर है जिसे प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाएगा। इसे 14 जुलाई 2021 को लाया गया था, लेकिन इसे साल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। इसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और बिजली आदि के आयात पर लगाया जाएगा। ये वो उत्पाद हैं जिनकी निर्माण प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। इसे यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में लाया गया है। यूरोपीय संघ के मुताबिक इस तरह का कर अन्य देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही इससे यूरोपीय संघ को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। वहीं बेसिक देशों का आरोप है कि इसका मकसद यूरोपीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय संघ ने अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है। यह कटौती साल 2030 तक की जानी है। अभी तक इसमें करीब 24% की कमी देखने को मिली है। गौरतलब है कि ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के समूह को बेसिक कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले पर निर्भर है, इसलिए ये अंतरिम रूप से जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर जोर देते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया है। इसकी जानकारी राजकोष विभाग द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई छमाही रिपोर्ट से मिली है। भारत के अलावा इसमें से इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी हटाया गया है। हालांकि चीन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और जर्मनी अभी भी इस सूची में शामिल हैं। भारत पिछले करीब 2 साल से इस सूची में शामिल था। यह रोचक है कि इस रिपोर्ट के जारी होने वाले दिन अमेरिकी राजकोष विभाग की सचिव जेनेट येलेन भारत में ही मौजूद थी। ये यूएस इंडिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कार्यक्रम के सिलसिले में भारत आई थी।
आपको बता दें कि मुद्रा निगरानी सूची अमेरिका के प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा नीतियों की बारीकी से निगरानी करती है। इस तरह इसमें इन देशों की मुद्रा संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की जाती है। अमेरिका के राजकोषीय विभाग द्वारा इसे हर 6 महीने में जारी किया जाता है। इस सूची में अगर किसी देश का नाम आता है तो उसे मुद्रा मैनिपुलेटर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा मैनिपुलेटर वह देश होते हैं जो व्यापार लाभ के लिए अनुचित मुद्रा प्रथाओं में संलग्न होते हैं। इस तरह इस सूची में उन देशों को रखा जाता है जिनकी विदेशी विनिमय दर पर अमेरिका को शक होता है। इसका मतलब यह है कि ये देश कृत्रिम तरीके से अपने देश की मुद्रा की कीमत कम कर रहे हैं। दरअसल मुद्रा का मूल्य कम होने से संबंधित देश के लिए निर्यात की लागत कम हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृत्रिम तरीके से मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन कहलाता है। इसमें सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा के मूल्य को गिरा दिया जाता है। इसका मकसद अपने निर्यात को बढ़ावा देना होता है, वहीं इसके माध्यम से आयात में कमी लाई जाती है। इस तरह अवमूल्यन के माध्यम से व्यापार शेष और चालू खाते के घाटे को संतुलित करने में मदद मिलती है। बीते दिनों सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया OBPP ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आई है। इसका मकसद ऑनलाइन बॉन्ड ऑपरेशन को व्यवस्थित करना है। नए फ्रेमवर्क के तहत अब ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म भारत में निगमित एक कंपनी होगी और स्टॉक एक्सचेंज के ऋणखंड में स्टॉक ब्रोकर के रूप में इनको पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्राप्त करने के बाद एक इकाई को OBPP के रूप में कार्य करने के लिए एक्सचेंज पर आवेदन करना होगा। असल में ऋण बाजार एक प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक मुख्यतः बॉन्ड के रूप में ऋण सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म को सेबी द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों को मानने की बाध्यता भी होगी। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर OBPPs अपने प्लेटफॉर्म पर अन्य उत्पादों या सेवाओं को नहीं बेच पाएंगे। यदि कोई OBPP जारी किए गए फ्रेमवर्क के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में सेबी अधिनियम या सेबी द्वारा जारी अन्य किसी नियम, विनियम और परिपत्र के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। सेबी का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में गैर संस्थागत निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले OBPP की संख्या में वृद्धि हुई है। उनमें से ज्यादातर फिनटेक कंपनियां हैं या फिर वे स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा समर्थित हैं। वर्तमान में इनके माध्यम से लेन देन करने वाले पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन गैर संस्थागत निवेशकों को बॉन्ड बाजार की पहुंच सुलभ कराने वाले OBPP सेबी के नियामक दायरे से बाहर थे। गौरतलब है कि बॉन्ड ऋणों के बदले दिए जाने वाले सर्टिफिकेट होते हैं। ये एक वित्तीय साधन है जो बड़े कॉरपोरेशन या सरकार जनता से धन जुटाने के लिए जारी करती है। हाल ही में अक्टूबर महीने के WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों से पता चलता है कि थोक मुद्रास्फीति घटकर 2 अंक नीचे यानी 8.39% पर आ गई है। पिछले 19 महीनों में पहली बार है जब थोक मुद्रास्फीति इकाई अंक में रह गई है। ऐसा ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के दाम घटने से हुआ है। दरअसल इससे पहले मार्च 2021 में यह मुद्रास्फीति 7.89% थी। इसके बाद अप्रैल 2021 से थोक मुद्रास्फीति लगातार 18 महीनों तक 10% से ज्यादा रही थी। सितंबर 2021 में यह 10.79% पर थी। गौरतलब है कि WPI वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। इसका संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। इसे साल 2021 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर कार्य समूह की सलाह पर बदला गया था। इस तरह इसके आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। इसके अलावा इसमें 676 वस्तुओं की जगह 697 वस्तुओं को शामिल करने का फैसला लिया गया था। इस तरह इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62% है, ईंधन तथा ऊर्जा का भारांश 13.15% है, जबकि विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64.23% है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में WPI की शुरुआत 10 जनवरी 1942 से हुई थी। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में महिलाओं को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुरुषों का वर्चस्व मौजूद है, यानी इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ऐसे में इस लैंगिक अंतराल को कम करके लो कार्बन इकोनॉमी की स्थापना हो सकती है। हालांकि पिछले एक दशक में लैंगिक अंतर को कम करने के काफी प्रयास हुए हैं। इसके बावजूद ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से महिलाओं को इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बनाए रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत में वर्तमान में लगभग 22% महिलाएं श्रम बाजार से जुड़ी हैं। यह आंकड़ा श्रम बाजार में व्यापक लिंग अंतर को दर्शाता है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने अपने यहाँ इस लिंग अंतर को काफी कम कर लिया है। साथ ही भारत में शहर की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है। असल में महिलाओं को आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजतन उनकी भागीदारी में कमी देखने को मिलती है। दरअसल वर्तमान में भारत सहित कई देश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में इन उपायों को अपनाने में या ऐसी तकनीक के अनुसंधान, व्यवसाय और प्रयोग के स्तर पर महिलाओं का अपना महत्व है। स्थिति के मद्देनजर महिलाओं की श्रम बल में लगभग समान भागीदारी से उपायों के प्रत्येक चरण में तेजी आने की संभावना है। IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक सौर फोटोवोल्टिक उद्योग विश्व स्तर पर रोजगार के अवसर और लिंग संतुलन के मामले में अग्रणी है। साल 2021 में वैश्विक स्तर पर पवन, तेल और गैस क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी क्रमशः 21 और 22% रही, जबकि सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र में 40% देखने को मिली। इन सबके बीच भारत में ऊर्जा क्षेत्र में महिलाएं केवल 10% पदों पर ही तैनात हैं, जो कि पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। बीते दिनों दुनिया के लिए 15 नवंबर का दिन बेहद खास रहा। इस दिन वैश्विक आबादी ने 8 अरब के आंकड़े को पार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने 8 बिलियन के आंकड़े को मानवता की उपलब्धियों का एक वसीयतनामा बताया है। साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर विश्व को चेतावनी भी दी है। जानकारों का कहना है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या भूख और गरीबी की चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों की कवरेज सहित SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। यह वृद्धि दर साल 2020 में 1% से नीचे पहुंच गई। इसके बावजूद दुनिया की आबादी के 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही 2080 के दशक में वैश्विक जनसंख्या के लगभग 10.4 बिलियन के साथ चरम पर पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या की यह स्थिति साल 2100 में भी ऐसी ही बनी रहेगी। जानकारों का कहना है कि 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से ज्यादा अनुमानित वृद्धि दुनिया के 8 देशों में केंद्रित होगी। इनमें शामिल देश हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2023 में भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत की कुल आबादी में 27% से अधिक हिस्सा 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों का है, जबकि 253 मिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी वाला देश भी है। इसके चलते भारत दीर्घकाल तक जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में रहेगा। किसी देश की जनसंख्या में युवा आबादी या कार्यशील जनसंख्या के कारण देश की GDP में सकारात्मक योगदान जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है। दरअसल बीते 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 भी जारी की गई थी। रिपोर्ट में 15 नवंबर 2022 को वैश्विक आबादी के 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। इसमें वैश्विक स्तर पर वैक्सीन के असमान वितरण की समस्या को उजागर किया गया है। यह ऐसी पहली रिपोर्ट है जो वैक्सीन बाजारों के लिए कोविड-19 के निहितार्थों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट को 2 खंडों में बांटा गया है। इसके पहले खंड में वैश्विक वैक्सीन बाजार की गतिशीलता को रखा गया है, जबकि दूसरे खंड में इसका विश्लेषण प्रदर्शित किया गया है। रिपोर्ट में कोविड-19 वैक्सीन के समान वितरण की समस्या को दिखाया गया है। हालांकि इसके मुताबिक यह कोई नई समस्या नहीं है। कम आय वाले देश कोविड-19 के पहले से ही अन्य बीमारियों के टीके के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक बाजार वैक्सीन की गतिशीलता, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण टीकों के विकास
और आपूर्ति के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। यह स्थिति हालिया दशकों में क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद है। इसके अलावा वैक्सीन निर्माता कंपनी ऐसी वैक्सीन के विकास में भी कोई खास रुचि नहीं ले रही हैं जो WHO की प्राथमिकता सूची में शामिल है। इसमें कम मुनाफे को देखते हुए वे ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीमित वैक्सीन आपूर्ति और असमान वितरण वैश्विक असमानताओं को बढ़ाते हैं। इसमें बताया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कम आय वाले सिर्फ 41% देशों को ही उपलब्ध हो सकी है, जबकि इन देशों में उच्च आय वाले देशों की तुलना में यह बीमारी 83% ज्यादा है। इसमें कीमत वहनीयता को वैक्सीन की पहुंच में एक बाधा बताया है। WHO के मुताबिक स्वास्थ्य के अधिकार में वैक्सीन का अधिकार भी शामिल है। इसके बावजूद दुनिया के कुछ सबसे गरीब और कमजोर लोग इस अधिकार से वंचित है। यह रिपोर्ट टीकाकरण एजेंडा 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने और महामारी की रोकथाम करने की दिशा में काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी। यह वैश्विक स्वास्थ्य के मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है। इसके अलावा यह दुनिया में स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है, साथ ही विभिन्न मानदंडों एवं मानक का निर्धारण भी करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 384 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया है। इस संदर्भ में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक इन दवाओं में पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। सरकार ने इन जरूरी दवाओं को NLEM यानी राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। इससे जरूरी दवाओं की कीमत कम होगी। इसके पीछे सरकार का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता व सुलभ इलाज उपलब्ध कराना है। इन जरूरी दवाओं की सूची में तंत्रिका संबंधी विकार, TB, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा नशे की लत छुड़वाने वाली दवाएं जैसे ब्रुपेनोर्फिन, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हृदय रोग व स्ट्रोक में काम आने वाली डाबिगाट्रॉन और इंजेक्शन टेनेक्टे प्लस को भी शामिल किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक एक जैसे रोगों में इस्तेमाल होने वाली कोई भी दवा मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा एक जैसे सॉल्ट और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित वैक्सीन या टीके भी मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आएंगे, भले ही अनुसूची में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख न किया गया हो। हालांकि किसी नवाचार को स्पष्ट रूप से उल्लेख किए जाने पर ही मूल्य नियंत्रण के तहत माना जाएगा। ऐसा करने का मकसद दवा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवश्यक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इनका चयन रोग की व्यापकता, असर और तुलनात्मक लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। NLEM में सूचीबद्ध दवाएं NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से नीचे बेची जाती हैं। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। गौरतलब है कि भारत में इसे WHO द्वारा जारी आवश्यक दवाओं की सूची की तर्ज पर तैयार किया गया था। भारत में पहली बार यह सूची साल 1996 में तैयार की गई थी। हाल ही में IAAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और JM बक्सी रिवर क्रूज के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत भारत में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनाया जाएगा। सरकार इसे अगले साल लॉन्च करने वाली है। इसका परिचालन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक होगा। इसका मकसद भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास को बढ़ावा देना है। इसे PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। गौरतलब है कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यह 4000 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। इस दौरान यह क्रूज बांग्लादेश के रास्ते असम तक का सफर तय करेगा। इस सफर को तय करने में इसे करीब 50 दिन का समय लगेगा। इस तरह की यह रिवर क्रूज द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी। यह क्रूज 27 रिवर सिस्टम को कवर करेगा। इसके साथ ही यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा प्राप्त है। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित किया गया था। इसका मकसद भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही देश में जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौचालन को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। ये जलमार्ग 24 राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त संगठन है। इसका गठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास,
रख रखाव और नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बार के करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यानी मार्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यानी मार्स को COP27 के दौरान लॉन्च किया गया है। कथन 2 है, मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। और कथन 3 है, मीथेन CO2 की तुलना में 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया है। भारत के अलावा सूची से बाहर किए गए देशों में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, WPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को मापता है। कथन 2 है, इससे संबंधित आंकड़ों का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। कथन 3 है, इसका आधार वर्ष 2004-5 रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक स्वायत्त संगठन है। कथन 2 है, इसका गठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1986 में किया गया था। कथन 3 है, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। आखिरी और 5वां प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान यहां 100% मतदान का रिकॉर्ड कायम रहा। आपको बता दें कि इस केंद्र का नाम ताशीगंग है। ये समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। अपने वोटिंग रिकॉर्ड की वजह से आदर्श मतदान केंद्र के रूप में यह जाना जाता है। यहाँ कुल 52 वोटर्स या मतदाता हैं। इनमें 30 पुरुष और 22 महिला मतदाता हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अरविंद वीरमानी इससे पहले वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में साल 2007 से 2009 तक काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने साल 2013 से साल 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग का गठन साल 2015 में किया गया था। हाल ही में किशोर गर्भधारण को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसे एक गैर लाभकारी संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5 में से 3 बाल वधुओं में किशोर गर्भधारण होता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि बाल विवाह के दौरान लड़कियों की औसत उम्र उत्तर प्रदेश में 16.3 साल है। इसके बाद ओडिशा में 16.5 साल, आंध्र प्रदेश में 16.6 साल और महाराष्ट्र में 17 साल है, जबकि राष्ट्रीय औसत 16.5 साल का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार निकाय के मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी होती है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 जारी किया गया है। 63 देशों की सूची में भारत ने 8वां स्थान हासिल किया। इस बार के सूचकांक में भारत पहले के मुकाबले 2 पायदान ऊपर है। भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च दर्जा प्राप्त किया है। वहीं जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणियों में भारत को मध्यम रेटिंग मिली है।
आपको बता दें कि CCPI यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को साल 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। इस वार्षिक अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, सामरिक कौशल और युद्धाभ्यास का आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास 15 दिनों तक चलेगा। हाल ही में कोका कोला कंपनी को साल 2018 से 2022 तक दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक पाया गया है। इस बात का खुलासा ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक की एक रिपोर्ट में किया गया। इसके लिए साल 2018 के बाद से 87 देशों में स्वयंसेवकों द्वारा कचरा साफ करने की मुहिम चलाई गई। इस दौरान प्लास्टिक कचरे में 85,035 उत्पाद कोका कोला के थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 2 अन्य शीर्ष प्रदूषकों पेप्सिको और नेस्ले की तुलना में अधिक है। गौरतलब है कि कोका कोला कंपनी COP26 सम्मेलन के प्रमुख आयोजकों में से एक थी। हाल ही में इन अवर लाइफटाइम अभियान की शुरुआत की गई है। इसे भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। इसका शुभारंभ मिशन में आयोजित COP27 के दौरान किया गया। इस अभियान का मकसद 18 से 23 साल के युवाओं को स्थानीय जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास की शुरुआत की गई। इससे सी विजिल 22 नाम दिया गया है। इसका मकसद भारत के समुद्री तटों को मुंबई अटैक जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखना है। आपको बता दें कि मुंबई में 26/11 के हमले के बाद तटीय रक्षा के इस अभ्यास को पहली बार साल 2018 में शुरू किया गया था। वर्तमान सी विजिल 22 इसी अभ्यास का तीसरा संस्करण है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में पहली बार एक डिजिटाइज्ड रिपोजिटरी की स्थापना की गई है। इसे जैविक डाटा बैंक नाम दिया गया है। इसमें भारतीय शोधकर्ता सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से बायोलॉजिकल डेटा यानी जैविक डेटा को संग्रहित कर सकेंगे। इससे अमेरिकी और यूरोपीय डेटा बैंकों पर भारतीय शोधकर्ताओं की निर्भरता कम हो सकेगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।